अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। तुम्हें पता है शादी की रात क्या होता है? शौहर कमरे में आते ही अपनी बीवी के साथ चिपक कर इतना कहकर मेरी सहेली जोर से हंसी थी और साथ ही दूसरी सहेलियां भी हंस पड़ी थी। मैंने हैरत से इन सबको देखा और कहा, क्या होता है? मुझे तो शादी की अलफ बे भी मालूम नहीं थी। मैं तो बस अभी तक शादी के नाम पर ही उछल रही थी और इस बात से मेरी दोस्तें भी अच्छी तरह से वाकिफ थीं। इसीलिए अब वो मुझे वक्फे वक्फे से छेड़ रही थी। मेरी एक सहेली कहने लगी, जब शौहर तुम्हारे पास आएगा और धीरे से तुम्हें हाथ लगाएगा तो तुम्हारे मन में गुदगुदाहट पैदा होगी। फिर वो तुम्हारी जेवर उतारेगा और फिर। दोस्त की बात सुनकर मैं शर्म से गुलाबी पड़ गई थी, तो दूसरी दोस्त ने इसे ठोका मारा और कहने लगी, थोड़ा आहिस्ता बोलो, चाचा बाहर ही खड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी बातें सुनकर जज्बाती हो जाए और चाची को पकड़कर कमरे में ले जाए। मेरी दोस्तें मेरे अब्बा को चाचा कहा करती थीं। इसकी बात पर फिर सारी दोस्तें खुलकर हंस दी थीं और मैं अपने अब्बा के बारे में ऐसी बात सुनकर मजीद शर्मिंदा हो गई थी। मैंने इन सब को डांटा और कहा कि फजूल बातें ना करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी बस एक कमरे में रहते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। मेरी बात पर इन सब ने एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखा और फिर धीरे धीरे मेरी शादीशुदा सहेलियाँ मुझे हम बिस्तरी का तरीका बताने लगी और मैं शर्म और घबराहट से लाल पड़ती जा रही थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसा कुछ भी होता होगा। मेरे लिए तो ये गुड्डे गुड़िया का खेल जैसा ही था। मैं सिर्फ 16 साल की थी और मैं ज्यादातर गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल ही रचाया करती थी। फिर अब्बा ने अचानक मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे लगा कि ये भी कोई गुड्डे गुड़िया जैसी शादी होगी। लेकिन जब मेरी शादीशुदा सहेलियों ने मुझे बताया कि शादी की रात दरअसल क्या होता है, तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन फिर अपनी उम्र की वजह से मुझे ये सोचकर खुशी भी महसूस हुई कि मेरी ज़िंदगी तब्दील होने वाली है। मेरी दोस्तों ने जब मुझे सब कुछ बता दिया तो फिर मेरी एक दोस्त मेरे करीब हुई और कहने लगी कि पहली रात ही शौहर को काबू कर लेना, अपनी मोहब्बत में इस तरह से बांधना कि फिर इसे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई ना दे। ये रात बहुत ख़ास रात होती है और इसी रात को बीवी को चाहिए कि शौहर के दिल में उतर जाए। एक बार वो तेरी खूबसूरती का दीवाना हुआ तो फिर हमेशा के लिए तेरा गुलाम हो जाएगा। मैं बस अपनी दोस्त की बात सुनकर रह गई थी। मैंने तो अब तक अपने होने वाले शौहर को देखा भी नहीं था। अलबत्ता मुझे इतना यकीन ज़रूर था कि मेरी खूबसूरती के आगे कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। रात के वक्त सादगी से मेरी बारात आई और अब्बा ने मुझे सादगी से ही रुखसत किया, क्योंकि हम गरीब लोग थे और हमारे घर तो रिश्ता आ जाना ही बड़ी बात थी और फिर रिश्ता भी अच्छे और अमीर घराने से आया था। इसीलिए अब्बा ने बिल्कुल देर नहीं की थी और रिश्ता होते ही हफ्ता भर में मुझे रुखसत कर दिया। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के कमरे में पहुंची और एक एक चीज़ को हैरत और गौर से देखने लगी। मैंने कभी इतनी कीमती चीज़ें नहीं देखी थी। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन मेरा शौहर कमरे में ना आया तो मुझे बेचैनी होने लगी। मैं उठकर यहाँ वहाँ टहलती रही और फिर ऐसे ही मैंने शौहर की अलमारी खोल दी। इससे पहले कि मैं शौहर की चीज़ों को हाथ लगाती, कमरे का दरवाज़ा खुला और शौहर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे अपनी अलमारी के पास खड़ा देखा तो बुरी तरह से चीख कर कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? मेरी किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। मैं हैरत से अपने ऊंचे लंबे पूरे शौहर को देख रही थी, जो शादी की रात मुझ पर इस तरह से चीख रहा था जैसे मैं कोई मुलाजिमा हूँ। मैंने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया था, बस इसकी अलमारी ही तो खोली थी, मगर वो तो जैसे दीवाना होने लगा। मैं जल्दी से डरी सहमी बिस्तर पर बैठ गई और अपने आप में सिमट गई। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे शौहर का मिजाज तो पहले ही खराब हो गया था। शादी से पहले मेरी सास ने बताया था कि इनका बेटा बहुत सीधा साधा शरीफ है, अपने काम से काम रखता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है, घर में भी अपने कमरे में ही बंद रहता है। लेकिन मेरे शौहर की चीखों ने तो मुझे बुरी तरह से ही डरा दिया था। मैं कपकपाती हुई बैठ गई। कुछ देर मेरा शौहर एक जगह खड़ा रहा और फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। दोस्तों की बताई हर बात मैं भूल चुकी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी तरह मैं इसकी नज़रों के सामने से गायब हो जाऊं।
लेकिन फिर अचानक ही इसका लहजा तब्दील हुआ और वो माजरत करते हुए कहने लगा, दरअसल मेरी कीमती चीज़ें भी अलमारी में होती हैं, कारोबार की फाइलें भी, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैं अपनी अलमारी में किसी को हाथ नहीं डालने देता, मुझे माफ़ कर दो। शौहर ने अचानक ही हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं शर्मिंदा भी हुई और परेशान भी। मैंने जल्दी से कहा कि आप मुझसे माफ़ी तो ना मांगे, मेरी गलती थी। मुझे आते ही बगैर पूछे आपकी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए था, हाथ नहीं डालना चाहिए था। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर के चेहरे पर मसनूई सी मुस्कुराहट आ गई। फिर इसने अपनी जेब से डिब्बा निकाला जिसमें खूबसूरत सा चेन लॉकेट था। वो मुझे मुंह दिखाई में इसे पेश करने लगा तो मैंने भी फरमाइश कर दी कि मुझे अपने हाथों से पहना दो। ये सब मुझे मेरी दोस्तों ने ही सिखाकर भेजा था कि शौहर को अपने करीब करने के लिए और इसका दिल जीतने के लिए इसके करीब होने की कोशिश करना। मेरे शहर मेरे शौहर ने चेन निकाली और जैसे ही मेरे गले में पहनाने के लिए अपना हाथ मेरी गर्दन के करीब किया तो इसके हाथ कपकपाने लगे। इसके हाथ इस कदर कपकपा रहे थे कि चेन पहनाना भी नामुमकिन था। मैं हैरत से अपने लंबे चौड़े शौहर के कांपते हाथों को देख रही थी। फिर इसने वो चेन वापस डिब्बे में रखी और पीछे हट गया और 2-4 कदम पीछे हुआ और कहने लगा, तुम इसे खुद ही पहन लो, और खुद तेजी से वॉशरूम में चला गया। मैं तो शौहर की इस हरकत पर पूरी तरह से हैरान रह गई। पहले इसका अलमारी खोलने पर बिला वजह चीखना और अब चेन पहनाने पर इस तरह कांपना। खैर, मैंने वो चेन ऐसे ही डिब्बे में डालकर रख दी और खुद अपने जेवरात वगैरह उतार के अपने कपड़े तब्दील कर लिए। काफ़ी देर गुजर गई, फिर मेरा शौहर वॉशरूम से बाहर निकला। मैं कमरे में ही कपड़े भी तब्दील कर चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया और फिर इस तरह दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। इसके इस अंदाज पर मेरा दिल जल गया। ना इसने मेरी कोई तारीफ की थी, ना कोई ख्वाहिश बयान की थी, ना ही मुझे हाथ लगाया था। बस वो तो सोने के लिए लेट गया था। ये कैसी शादी थी, ये कैसा रिश्ता था। मेरी दोस्तों ने तो मुझे इस रात की कोई और ही कहानी सुनाई थी। मैं कम उम्र ज़रूर थी मगर बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई बात ज़रूर है। मैं खुद बिस्तर पर बैठी और अपनी दोस्तों के कहे के मुताबिक मैंने अपने शौहर के बाजू पर हाथ रख दिया और आहिस्तगी से इसे पुकारा, हारिस, क्या आप आज की रात भी सो जाएंगे? क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है? मुझे तो मेरी सहेलियों ने बताया था कि शादी की रात शौहर बीवी पर फरिश्ता हो जाता है। मेरे बाजू पर हाथ रखने से वो एकदम करंट खाकर पलटा और फिर मेरा हाथ हटाकर कहने लगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ, तुम भी आज की रात सो जाओ। और फिर इसने अपने मुंह तक चादर तानी और कुछ ही देर बाद इसके खराटे कमरे में गूंजने लगे। थकी हुई तो मैं भी बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल वसवसों का शिकार हो रहा था। क्या मेरा शौहर इस शादी पर खुश नहीं था? क्या ज़बरदस्ती मुझे इसकी ज़िंदगी में शामिल किया गया था? मैंने एक नज़र शाहाना कमरे पर डाली और सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब लड़की से एक अमीर खूबसूरत लड़का क्यों शादी करना चाहेगा। हो सकता है कि ये शादी मेरी सास ने अपनी पसंद से की हो। और सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। और फिर जब मैं सुबह अपने घर गई तो मेरी शादीशुदा सहेलियां मेरे आने की खबर पर फौरन दौड़ी चली आईं। और फिर कोई मेरे हाथों को पकड़कर चेक करता तो कोई मेरी गर्दन को। कुछ देर गुजरी तो फिर वो सब मुझसे पूछने लगी कि कल रात को क्या हुआ, हमें भी तो कुछ बताओ। मैं इस कदर परेशान थी कि रोने लग गई। मुझे रोता देखकर मेरी एक सहेली ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मुझसे पूछने लगी, बताओ तो क्या हुआ है। जो कुछ रात को हुआ था मैंने उसे तफसील से बता दिया। ये सुनकर मेरी सब शादीशुदा सहेलियां पहले तो परेशान हो गईं, फिर एक कहने लगी, फिक्र न करो सालिहा, अक्सर मर्द शादी की रात घबराते हैं। जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ नया है ऐसे ही इनके लिए भी नया होता है। 1-2 दिन इंतज़ार करो, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम इसकी बीवी हो, इसके साथ एक बिस्तर पर रहती हो, कब तक मुंह फेरेगा। इन सब ने मेरा ध्यान बटा दिया। फिर मेरी एक सहेली दोपहर के वक्त बाजार जाकर आई तो इसके हाथ में एक थैली थी। उसने वो थैली मेरी तरफ बढ़ाई और कहने लगी, रात को इसे पहन लेना, फिर देखना तुम्हारा शौहर कैसे खुद ब खुद तुम्हारी झोली में आकर गिरेगा। मैंने हैरत से वो थैली खोल ली तो शर्म से मेरी नजरें झुक गईं। जिस तरह का लिबास वो मेरे लिए लाई थी वैसे तो मैंने 1-2 बार सिर्फ फिल्मों में देखा था।
कभी इसे पहनने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने फौरन से इसे शॉपर में डाला और उसे वापस किया। कहा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मेरी सहेली ने मेरे सर पर चपत लगाई और कहने लगी, मोहल्ले के सामने नहीं पहननी, अपने शौहर के सामने पहननी है। देखना फिर कैसे वो खुद अपने जज्बात से मजबूर होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। वो छोटी सी शॉपर थी। ज़बरदस्ती सहेली ने इसे मेरे पर्स में डाल दिया और फिर शाम के वक्त मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी, हमारा हारिस बहुत सीधा और शरीफ है। दूसरे लड़कों की तरह ना इसमें चालाकी है और ना ही वो शोखो चंचल है। तुम आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी मोहब्बत से बदल लेना। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरे दूसरे बच्चों की तरह हंसे बोले खुश रहे, लेकिन वो अपने आप में ही रहता है। सास की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई और अपने शौहर का रात वाला रवैया भी समझ आ गया। शायद वाकई वो दूसरों से मुख्तलिफ थे और मुझे ही इन्हें इनके खौल से बाहर निकालना था। रात होते ही मैंने अपने दोस्त की लाई हुई नाइटी पहन ली और खूब सारा परफ्यूम स्प्रे कर लिया। कुछ देर के बाद जब हारिस कमरे में आए तो मुझे देखकर दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गए। मैंने धीरे से मुस्कुराकर इन्हें देखा तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर मेरे करीब आकर कहने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने अपने बाजू अपनी शौहर की गर्दन में डाल दिए और अपने पैरों को इनके पैरों पर रखकर थोड़ा ऊंचा हुई, क्योंकि मेरा कद इनसे काफ़ी छोटा था। मैं चाहती थी कि आगे बढ़कर इनके होंठों को चूम लूं। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे सख्ती से कहा था कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। लेकिन जैसे ही मैंने हारिस के इतने नज़दीक हुई, मेरे शौहर कपकपाने लगे और फिर तेज़ी से उन्होंने मुझे खुद से अलग कर दिया और वॉशरूम में चले गए। मुझे शौहर से इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह उन्होंने मेरी तारीफ की थी, मुझे लगा था कि आज की रात ही हमारी फर्स्ट नाइट होगी। लेकिन एक दफ़ा फिर वो घंटे भर के लिए वॉशरूम में कैद हो गए थे और जब वापस निकले तो इनकी हालत कुछ अजीब हो रही थी। आंखें सुर्ख थीं और बहुत थकन इनके चेहरे पर नजर आ रही थी, जबकि जब वो कमरे में आए थे तो बिल्कुल फ्रेश थे। वो थके हारे से बिस्तर पर बैठ गए और एक दफ़ा फिर मुझे नज़रअंदाज कर गए। मैं खुद से इनके कदमों में बैठ गई, इनके हाथों को चूमने लगी और फिर मैंने इनसे कहा कि हारिस, इससे ज़्यादा मुझे मत आजमाएं, मैं और सब्र नहीं कर सकती। हारिस ने धीरे से मुझे पीछे किया और कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और सोना चाहता हूँ। कल रात वाला जुमला उन्होंने फिर से दोहराया था और फिर आंखें बंद करके लेट गए थे। मैं कुछ देर ज़बरदस्ती इनके वजूद पर हाथ फेरती रही, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं और इन्हें मुझ में कतन कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरा दिल टूट सा गया। मैंने भी मुंह फेरा और खामोशी से लेट गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शादी से पहले तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि शादी के बाद क्या होता है, लेकिन निकाह के बाद खुद ब खुद मेरे दिल में जज्बात पैदा होने लगे थे और अब मेरा दिल चाह रहा था कि हारिस आगे बढ़कर मुझे अपने बाजुओं में कैद कर लें, मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसाएं और मेरे जज्बात को ठंडा करें। लेकिन दूसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई और कुछ ना हुआ। अगले दिन हारिस दफ्तर के लिए चले गए। इनका कारोबार था जिसे वो खुद संभालते थे। इनके बहन भाई सब अमेरिका में रहते थे, जबकि हारिस के साथ यहाँ इनकी अम्मा रहती थी। इनके जाते ही मेरी सहेलियों के फ़ोन आना शुरू हो गए। सब मुझसे यही पूछ रही थी कि रात कुछ हुआ या नहीं, और फिर मैंने सबको बता दिया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मेरी एक दोस्त कहने लगी, ये तो अजीब सा आदमी लगता है, मर्द तो बीवी को देखते ही बेकाबू होने लगते हैं। मेरे वाले ने तो शादी की रात एक लम्हे के लिए भी मुझे सोने नहीं दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और मामला हो। दोस्त की बात सुनकर मैं चौंकी और कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं अपने शौहर की मनपसंद बीवी नहीं हूँ। शायद वो किसी और को पसंद करते होंगे। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे सालिहा, अकल से काम लो, सिर्फ यही एक मामला नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मेरी दोस्त कहने लगी कि मर्द किसी और को पसंद करता हो तो भी अपनी बीवी को नहीं बख्शता। रात के अंधेरे में तुम दोनों के बीच क्या हुआ वो इसकी महबूबा को थोड़ी पता चलेगा ना। लेकिन अगर फिर भी इसने तुम्हारी वजूद से नजरें चुराई हैं तो यकीनन कोई और बात होगी। फिर तुम ही तो कह रही हो कि वो घंटा घंटा भर वॉशरूम में गुजारता है। यकीनन मसला कुछ और है।
मैंने हैरत से कहा कि बताओ तो सही, कहना क्या चाहती हो। इस पर से मेरी दोस्त ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी और नाकाबिले यकीन थी। मुझे इस बारे में कुछ भी पहले से मालूम नहीं था। वो कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारा शौहर नामर्द है। इसमें किसी तरह की कोई कमी है। जब ही तो वो तुमसे नजरें चुरा रहा है। मैंने ये लफ्ज़ नामर्द ही पहली बार सुना था। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि नामर्द वो होते हैं जो अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करने के काबिल नहीं होते, इसीलिए शर्मिंदगी के मारे खुद को बीवी से दूर रखते हैं या फिर इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये जो तुम्हारा शौहर इतना सीधा सादा सा है ना, और अलग थलग रहता है, इसका तो यही मतलब है कि इसमें कोई कमी है। हो सकता है इसीलिए तुम्हारी सास ने इतने गरीब घराने में रिश्ता जोड़ लिया ताकि इनके बेटे का ये राज दबा रहे। ये सुनकर मैं घबरा गई। फिर मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरी सहेली कुछ सोच कर कहने लगी, ठीक है, एक तरीका है जिससे तुम अपने शौहर को सही कर सकती हो। अगर थोड़ा बहुत मसला हुआ तो इस टोटके से ही वो सही हो जाएगा। फिर मेरी दोस्त ने मुझे तरीका बताया, लेकिन इस तरीके पर अमल करने के लिए मैंने 2-3 दिन इंतज़ार किया, क्योंकि मेरी सास अमेरिका जाने वाली थी और मैं चाहती थी कि इसके जाने के बाद ही मैं कोई टोटका करूं, क्योंकि वो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहती थी। अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा करती तो इन्हें खबर हो जाती। इसीलिए जब वो 2 दिन बाद अमेरिका चली गई तो मैंने अपनी दोस्त के कहने के मुताबिक एक गिलास गरम गरम दूध में नर छुआरों को अच्छी तरह से पका लिया और फिर अपने शौहर को ज़बरदस्ती रात को वो दूध पिलाया और खुद नाइटी पहनकर तैयार होकर इनके करीब हो गई। मेरे शौहर ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपना चेहरा फेरने लगे। मुझे शदीद गुस्सा आया। अब तो घर में मेरी सास भी नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने शौहर का चेहरा पकड़ा और अपने सामने करके कहा, देखें, मुझे और बताएं, क्या कमी है मुझ में? क्यों नज़र फेरते हैं मुझसे? क्या मैं आपके काबिल नहीं हूँ? मैं जज्बात में इस कदर सुलग रही थी कि अपने शौहर से इस अंदाज में बात कर गई थी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने दूध का खाली गिलास साइड टेबल पर रखा और फिर मेरे दोनों पाँव को पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया, इतनी जोर से कि मेरी चीख निकल गई। वो कहने लगे, पता है मैं तुमसे क्यों दूर भागता हूँ? क्यों तुम मेरे पास अगर मेरे हाथ कांपते हैं? क्यों तुम्हारे पास आकर मेरे हाथ कांपते हैं? क्यों मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ? चलो आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया और खुद उठकर अपनी अलमारी के पास चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर अब मेरे साथ क्या सलूक करेगा। और फिर मेरा शौहर अलमारी में से एक 6-7 साला बच्ची का सूट निकाल कर लाया और मेरे सामने फेंक दिया। वो सूट जगह जगह से फटा हुआ था, कहीं मिट्टी लगी हुई थी तो कहीं खून। मेरे शौहर ने इसे मेरे सामने रखा और अपने कपकपाते हाथ मेरे सामने करते हुए कहने लगे, ये देखो, इस सूट पर जो खून लगा है ये मेरे इन हाथों की वजह से लगा है। ये कपड़े जो फटे हुए हैं इन्हें मैंने अपने इन्हीं हाथों से फाड़ा था। ये एक 7 साल बच्ची का सूट है जिसे मैंने पूरी तरह अपने नशे में रौंद दिया था, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये कहकर मेरे शौहर फूट फूट कर रोने लगे। मैं हैरत से अपने शौहर को देख रही थी कि जिसकी अधूरी कहानी, अधूरी बात ही मुझे समझ आई थी। मैं चीख पड़ी और अपने शौहर से कहा कि आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर मेरे शौहर ने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर तो मेरी चीखें निकल गई थीं। मेरे शौहर कहने लगे कि हमारे पास शुरू से ही बहुत पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बड़े बहन भाई सब अमेरिका में सेटल हो गए थे और अम्मा भी ज़्यादातर अमेरिका में ही रहती थी। बस मैं अकेला यहाँ था, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त थे और मेरा दिल इन्हीं के साथ लगता था। पैसे की कमी ना होने की वजह से हम सारे दोस्त बुरी हरकतों में मुब्तला हो गए थे। नशा भी करते थे, शराब भी पीते थे, और ऐसे ही एक दोपहर सारे दोस्त मेरे घर में इकट्ठे हुए और हमने शराब की महफिल सजा ली। हम सब नशे में चूर थे कि जब ही चौकीदार की 7 साला बेटी ना जाने किस तरह खेलती खेलती बंगले में चली आई। वो अपने बहन भाइयों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी और शायद छुपने की खातिर ही बंगले में आ गई थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि बंगले में हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर वक्त में बंगले से बाहर ही गुजारता था। बंगले में नौकर काम करते थे, सफाई और खाना पकाना वगैरह का, तो बंगला खुला ही रहता था। इसीलिए वो आसानी से अंदर आ गई और फिर छुपने की खातिर जैसे ही वो मेरे कमरे के अंदर आई
तो मेरे एक दोस्त ने नशे के आलम में कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और इसके मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया। इसकी आंखें फट गईं और फिर जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे चुंगल में फंस गई है, तो वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन हम 4-5 जवान लड़के थे, हमारे आगे उसकी एक ना चली। मैं भी नशे में चूर था। मैंने आगे बढ़कर सबसे पहले इसके कपड़े फाड़कर इसके वजूद से अलग किए और फिर सबसे पहले मैंने ही इसके साथ ज्यादती की। इसके बाद बारी बारी मेरे सारे दोस्तों ने ज्यादती की और वो इसी वक्त मर गई। इसके मरने पर हमें होश आया। मैंने जल्दी से इसके फटे हुए कपड़े अलमारी में डाल दिए और फिर हमने एक बड़े से शॉपर में इसे बंद करके अपनी गाड़ी में डाला और दूर एक नाले में फेंक आए। हमने हर तरह से सुराग मिटा दिए थे। चौकीदार और उसकी बीवी अपनी बच्ची को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए थे। वो बड़ी खूबसूरत पठान बच्ची थी। जब इन्हें अपनी बच्ची ना मिली तो वो दोनों दीवाने से होने लगे और फिर कुछ अरसा के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और वो वापस अपने गांव चले गए, क्योंकि अपनी बेटी की मौत का सदमा इन्हें बहुत बुरी तरह से लगा था। इनके जाने के बाद मुझे ये सुकून हो गया था कि मेरा गुनाह पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे हर रात ख्वाब में वो बच्ची नजर आने लगी। मुझे दौरे पड़ने लगे। मुझे हर वक्त अपने हाथों पर इसका खून नजर आता, उसकी चीखें याद आती, उसका मुर्दा वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। फिर मेरी अम्मा अमेरिका से वापस आईं और उन्होंने मेरा बहुत इलाज करवाया। मेरी तबीयत कुछ संभल गई, लेकिन मुझे फिर भी इसके खून की बू का एहसास होता। कई दफ़ा मैंने इन कपड़ों को जलाना चाहा, फेंकना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मैं इन कपड़ों के साथ कुछ बुरा ना कर सका। अम्मा ने जब देखा कि मेरी हालत सुधर ही नहीं रही, तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया और फिर तुमसे मेरी शादी करवा दी। मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद शायद मेरी ज़हनी हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया और तुम्हें छूने लगा तो मुझे वही बच्ची याद आई। वो भी तुम्हारी तरह ही मासूम और खूबसूरत सी थी, जिसे मैंने अपनी हवस और नशे में बर्बाद कर दिया था। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें हाथ ही नहीं लगा सका। ये कहकर हारिस फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें देखकर मेरी जान निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो रोते रोते ही मर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने शौहर को संभाला था। मेरे शौहर ने बहुत हिम्मत के साथ अपने गुनाह का इतराफ़ किया था, अपनी गलती को बयान किया था। मैंने अपने शौहर के आंसू पोंछे और इन्हें समझाया कि आपको अपने गुनाह का एहसास है। आप अल्लाह के आगे तौबा करेंगे तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल कर लेगा। बेशक आपका गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह भी बहुत रहीम व करीम है। वो आपका गुनाह माफ़ कर देगा। मैंने अपने शौहर को बहुत हिम्मत दिलाई थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपने गुनाह की सज़ा भुगत रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने शौहर को दीन के रास्ते पर लगाया और अल्लाह के रास्ते पर चलने से इनके दिल को सुकून आने लगा। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी अब भी बेहतर नहीं है। मेरे शौहर मेरे करीब आते हैं तो अब भी बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगे। कभी कभी इंसान वक्ती तौर पर लज्जत की खातिर ऐसे गुनाह कर देता है जिसके लिए उसे बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। ऐसा ही एक गुनाह मेरे शौहर से भी हो गया था।